नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप सब देख रहे हैं अनकट, यानी मेरा शो ऑफ द रिकॉर्ड। और आज बात करते हैं यूपी चुनाव के तीसरे राउंड की। जी हां, आप सब जानते ही हैं कि हर राउंड के बाद जब मतदान खत्म हो जाता है तो मैं नतीजों से पहले 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे आएंगे 403 विधानसभा सीटों के। लेकिन जैसे जैसे राउंड होता है, पहले राउंड में और दूसरे राउंड में हमने जो किया वो ये किया कि नतीजों के आने से पहले ही हम आपको एक संकेत बता देते हैं कि किस किस जिले में किन किन सीटों पर किस पार्टी को बढ़त है। मतलब एक तरीके से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। इसमें से कुछ सीटें ऐसी भी होती हैं जिसमें बड़ी कांटे की टक्कर होती है। उसके बारे में बता पाना या फिर कुछ कह देना कि फलां पार्टी जीत रही है या फलां पार्टी हार रही है तो बड़ा मुश्किल होता है। अब मान लीजिए कोई 2000, 3000, 4000 और 5000 वोटों के अंतर से किसी की जीत और हार होती है तो फिर वहां के गणित को, यानी वोटों का रुझान या वोट किस पार्टी और उसके उम्मीदवार के पक्ष में पड़े हैं, ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं उसके कहता हूं कि एक कैटेगरी हमने बना दी है कि कांटे की टक्कर वाली सीटें, और उसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव सा है। वो इधर भी जा सकता है या उधर भी जा सकता है। मोटे तौर पर दो पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर रही है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। कुछ सीटों पर बीएसपी भी बहुत मजबूती से लड़ रही है। खासतौर से मैं बात करूं तो बुंदेलखंड, आज का जो रीजन है ना, वो एक तरीके से आप देखें तो फिरोजाबाद में भी चुनाव हुए और झांसी में भी चुनाव हुए और कानपुर शहर तक चुनाव हो गए हैं। यानी अलग अलग इलाके हैं जहां आज मतदान हुआ है। आज आपको हम बताते हैं, पहले फेज में 58 सीटों पर वोट डाले गए, दूसरे फेज में यानी दूसरे राउंड में 55 सीटों पर वोट डाले गए और वो पश्चिमी यूपी का इलाका था। अब हम अवध की तरफ बढ़ रहे हैं और बुंदेलखंड की तरफ भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरे राउंड में आज 59 सीटों पर वोट डाले गए हैं। और 2017 के पहले नतीजे देख लें। जब 2017 के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, उस वक्त इन 59 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 49 सीटें मिली थी, यानी 50 से एक कम। समाजवादी पार्टी सिर्फ 8 सीट, कांग्रेस के पास 1 सीट और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। अब इस बार क्या होगा? आपने देखा कि कितना धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी ने कई जगहों पर जनसभाएं की, योगी आदित्यनाथ ने कुछ जगहों पर रोड शो किया और अखिलेश यादव अकेले एक तरीके से समाजवादी पार्टी से वो चुनाव प्रचार करते रहे। कभी रथ से तो कभी उन्होंने चुनावी जनसभाएं की हेलीकॉप्टर से जाकर। मायावती ने बड़ी बड़ी जनसभाएं की हैं कुछ कुछ इलाकों में, यानी जिले के मुख्यालय पर उन्होंने जनसभाएं की हैं। आज का जो इलाका था उसमें जिसके बारे में कहा जाता है यादव लैंड, यानी अखिलेश यादव का गढ़, वैसे अब गढ़ जैसी कोई बात रही नहीं है। कभी अमेठी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, वो ध्वस्त हो गया। यूपी पहले सपा बसपा के बीच में फंसी रहती थी, कभी इस पार्टी की सरकार सपा की तो कभी बसपा की। अब वहां देखिए कि बीजेपी ने अपने धीरे धीरे पांव अंगद की तरफ पसारती चली गई है। इस बार ये कहा जा रहा है दोनों ही तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता हमें लड़ा रही है। आज हम शुरुआत करेंगे उस विधानसभा सीट से जहां से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। जैसे योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे गोरखपुर से, वैसे ही अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कभी कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव की एक तरीके से कर्मभूमि रही। हालांकि वो कभी चुनाव नहीं जीते। करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने मोदी सरकार के मंत्री और कभी मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी रहे, कभी बीएसपी में भी थे, वो समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे, वो एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की। एक तरीके से नंदीग्राम वाला फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की। बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया, जबकि बंगाल में टीएमसी की जीत हुई थी। तो एक तरीके से प्रयास था बीजेपी का कि इसको नंदीग्राम बनाया जाए। अब उसमें हुआ क्या? आपने देखा किस तरीके से चीजें हुई। मुलायम सिंह यादव तक वोट मांगने के लिए आए अखिलेश यादव के लिए। पहली बार इस चुनाव प्रचार में मुलायम सिंह यादव कहीं नजर आए तो करहल में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगते हुए। अब करहल में क्या हो सकता है? जो होता है वो क्या है, जातिगत समीकरण के हिसाब से यूपी में चुनाव होते रहे।
दो ही पैटर्न है, या तो सामाजिक समीकरण फिट बैठ जाए या फिर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू वोटर एकजुट हो जाए तो नतीजे उसके पक्ष में चले जाते हैं। अब करहल पर जरा गौर करिएगा, यादव यहां 1,25,000 हैं, ये 1,25,000 यहाँ यादव हैं, मुस्लिम 18,000 हो गए, यानी कुल मिलाकर 1,43,000। और ये हो गया MY फैक्टर, जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा और हेवी पोलिंग भी होती है। दूसरी तरफ जो बीजेपी का दावा है कि शाक्य जो 35,000 हैं, ठाकुर जो 30,000 हैं, ब्राह्मण जो 16,000 हैं, लोध और वैश्य बिरादरी के मिलाकर 30,000, यानी 1,04,000 वोटर जो हैं वो इन बिरादरी के हो गए। इसके अलावा SC समाज के 30,000 वोटर हैं। अब ये जो 30,000 वोटर हैं ना SC समाज के, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। हालांकि यहां अखिलेश यादव को हरा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां अखिलेश यादव को बढ़त है, और जैसा शिवपाल यादव कह भी रहे हैं, जो जसवंत नगर की सीट से लड़ रहे हैं इटावा से, कि इस बार उनकी जीत बड़ी होगी या अखिलेश यादव की। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज जिन जिलों में मतदान हुए, बारी बारी से एक एक जिले के नतीजों की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं कि आज जो पोलिंग हुई है उसमें किस पार्टी की जीत किस सीट पर हो रही है और किस पार्टी की हार किस सीट पर हो रही है, और हार और जीत हो भी रही है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो है मैनपुरी। मैंने इसी लिया चूंकि करहल मैनपुरी जिले में आता है, तो करहल के बारे में हमने आपको बात बता दी। क्या था कि मैनपुरी में विधानसभा की 3 सीटें हैं, किशनी, भोगांव, मैनपुरी सदर। पिछले विधानसभा चुनाव में भोगांव को छोड़कर तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। ऐसे वक्त में जब इस यादव लैंड में भी समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, तब भी 4 में से 3 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पास गई थी। इतना मजबूत किला है ये समाजवादी पार्टी का। भोगांव से राम नरेश अग्निहोत्री योगी सरकार में ये एक्साइज मिनिस्टर हैं, ये जीते थे। इस बार क्या होगा, तो उसमें कहा यह जा रहा है कि राम नरेश अग्निहोत्री इस बार फंस गए। हो सकता है कि इस बार यहां के नतीजे पलट जाएं। किसनी में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जीत तय है। करहल में भी समाजवादी पार्टी की जीत लोग मानकर चल रहे हैं। अब एक जो सीट है मैनपुरी सदर, जहां समाजवादी पार्टी के राजू यादव विधायक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव, इनके ये बड़े करीबी माने जाते हैं, उनके खिलाफ इस बार बीजेपी ने जयवीर सिंह, जो मायावती की सरकार में मंत्री होते थे, ठाकुर जयवीर सिंह, उनको यहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है और उन्होंने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। यहां कांटे की टक्कर है, कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बड़ा मुश्किल है। जिसकी भी जीत हार होगी कम वोटों के अंतर से होगी। अब चलते हैं एटा। मैनपुरी के बगल में एटा है। पिछली बार यहां विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। यहां विधानसभा की 4 सीटें हैं, एटा, अलीगंज, मारहेरा और जलेसर। जलेसर जो विधानसभा सीट है वो सुरक्षित है। अब अलीगंज से क्या है, बीजेपी के विपिन वर्मा डेविड विधायक हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से जोगिंदर सिंह यादव। जोगिंदर सिंह यादव रामगोपाल यादव के रिश्तेदार लगते हैं, उनके बड़े करीबी हैं। और एक वक्त होता था जब एटा में जोगिंदर सिंह यादव और उनके भाई रामेश्वर सिंह यादव, इन दोनों की सरकार चलती थी। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो असल में यही दोनों उस इलाके के सब कुछ होते हैं। ना डीएम की चलती है कहा जाता है, ना एसपी की चलती है, ये जो कहें वही सही, ना खाता ना बही। तो यहां से जोगिंदर सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि विपिन वर्मा डेविड को बढ़त है यहां पर। जैसा हमें वहां के लोगों से बातचीत करने के आधार पर जो पता चला, ये मेरी अपनी स्टडी नहीं है, ना मेरी ये भविष्यवाणी है, ना मैं अपनी समझ के आधार पर कह रहा हूं। जो लोगों से बातचीत की है उससे जो नतीजे निकले हैं छान के, वो मैं आपको बता रहा हूं। मारहेरा जो विधानसभा सीट है, यहां खतरे में है बीजेपी कहा जा रहा है। जलेसर सुरक्षित सीट भी जो है, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां खतरे में है। समाजवादी पार्टी के अलीगंज से जो उम्मीदवार हैं वो जोगिंदर सिंह यादव के भाई हैं रामेश्वर सिंह यादव, और बीजेपी ने यहां अपने विधायक सत्यपाल सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया। और ये कहा जा रहा है कि यहां भी कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं सत्यपाल सिंह राठौर जीत सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं रामेश्वर सिंह यादव जीत सकते हैं। और एटा में जो ये 4 विधानसभा सीटें हैं, उसमें बीजेपी ने अपने सभी 4 विधायकों को रिपीट कर दिया है, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ। ये जो शुरुआत में कहा जा रहा था
कि बीजेपी के पास जो 312 विधायक हैं उनमें से कम 125-150 विधायकों के टिकट कटेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो कहा जा रहा है कि शायद टिकट बदल गए होते तो फायदा होता। तो आज की तारीख में यहां मुकाबला एटा में बराबरी पर छूटता हुआ नजर आ रहा है, जो वहां से ग्राउंड से फीडबैक मिला है। यानी जो 4 सीटें बीजेपी के पास थी उनमें से 2 सपा के पास जा सकती हैं, 2 बीजेपी के पास जा सकती हैं। मतलब इसमें एक में कांटे की टक्कर है, तो मैं इसे यह भी हो सकता है कि 3 इसके खाते में चली जाए और 1 उसके खाते में, ऐसा भी हो सकता है। अब चलते हैं कासगंज। यहां विधानसभा की 3 सीटें, तीनों सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीत ली थी। एक पहली सीट है कासगंज, फिर दूसरी सीट है अमापुर और तीसरी सीट है पटियाली। पहले बात करते हैं पटियाली की। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये, मुसलमानों की अच्छी खासी यहां आबादी है। यहां समाजवादी पार्टी ने नादिरा बेगम को उम्मीदवार बनाया, चूंकि मुस्लिम वोटर बहुत हैं इसीलिए। बीजेपी के तरफ से यहां ममतेश शाक्य हैं, बीजेपी के विधायक हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ममतेश शाक्य ढीले पड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद कहा जा रहा है कि वो वापस से गेम में आ गए, यानी टक्कर में आ गए। कुछ लोग कह रहे हैं वो जीत भी सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। पर मैं इस सीट के बारे में नहीं कहूंगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ममतेश शाक्य शायद अपनी विधायकी की कुर्सी बचा ले। तो ये मामला हो गया पटियाली का। अमापुर में बात करते हैं। यहाँ हरिओम वर्मा, बीजेपी ने यहाँ नया उम्मीदवार दे दिया हरिओम वर्मा की जगह। और यहाँ पर सत्यभान सिंह शाक्य हैं समाजवादी पार्टी के, और शाक्य वोटों का यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद सत्यभान सिंह शाक्य जो हैं ये शाक्य बिरादरी के हैं। और शाक्य को माना जाता रहा है कि 2017 में चुनाव जब हुए थे तो शाक्य ने इन बल्क सब लोगों ने वोट किया था बीजेपी के पक्ष में, लेकिन सत्यभान की वजह से शाक्य वोटों में बंटवारा हो गया। यहाँ मुसलमान भी हैं, यादव भी हैं, तो वो सब समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी को अमापुर में बढ़त है, मतलब एक नुकसान दिख रहा है फिलहाल फौरी तौर पर बीजेपी को। उसके बाद एक सीट जो है कासगंज की, देवेंद्र सिंह राजपूत जो हैं यहाँ से विधायक हैं, वो लोध हैं, और समाजवादी पार्टी ने मानपाल सिंह वर्मा को उम्मीदवार बनाया। दोनों लोध हैं, पर यहाँ कहा जा रहा है कि देवेंद्र सिंह राजपूत जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 3 सीटों में से एक पे कांटे की टक्कर है, किसी को भी मिल सकता है, और एक पर समाजवादी पार्टी को बढ़त है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत सकती है। अब एक बात जो जानकारी मिली है कि ये जो एटा और कासगंज, पिछली बार यहां बीजेपी की जो शानदार जीत हुई थी उसके पीछे एक वजह यह भी थी कि केशव देव मौर्य, अभी जो अखिलेश यादव के नए पार्टनर हैं, महान दल के नेता, उन्होंने क्या किया था कि एटा, मैनपुरी, कासगंज, इन सभी विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए थे। उनकी वजह से उनको कहीं कहीं पर तो 25-25, 28-28 हज़ार वोट मिले थे, और उससे समाजवादी पार्टी को सीधा सीधा नुकसान हुआ था। इस बार वो पार्टनर हैं, सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी के। इस वजह से एक बड़ा कह सकते हैं ना कि एडवांटेज हो गया है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, महान दल के साथ होने की वजह से। मौर्य, शाक्य, इनके कुछ वोट उनको मिले हैं, जिससे समाजवादी पार्टी की जान में जान आई है इस इलाके में, जहां इनका सूपड़ा साफ हो गया था। अब चलते हैं इटावा, जहां है सैफई, जहां के हैं मुलायम परिवार। इटावा में क्या होगा? जसवंत नगर, ये तो जहां से मुलायम सिंह यादव कई बार विधायक रहे और 6-6 बार विधायक हो गए। आपको शिवपाल सिंह यादव, चचा शिवपाल यादव की नाराजगी पहले तक थी, परिवार में आ गए, साइकिल की सवारी भी कर ली। फिर उनकी जो रथ में बैठे थे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई हत्थे पर बैठा दिया इनको अखिलेश यादव ने। वो जो रथ में की तस्वीरें आई थी, मुलायम सिंह यादव बैठे हैं, अखिलेश यादव बैठे हैं, शिवपाल यादव सोफे के हत्थे पर बैठे हैं, एक जगह पीछे भी खड़े थे, बहुत सारी बातें कही गई थी। पर शिवपाल सिंह यादव की जीत यहाँ तय मानी जा रही है। जसवंत नगर उनका गढ़ है। उसके बाद चलते हैं इटावा सदर सीट, ठीक है। और यहां पर समाजवादी पार्टी ने सर्वेश शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की सरिता भदौरिया हैं, जो ठाकुर हैं, छत्री हैं बिरादरी की, विधायक भी हैं और काफ़ी विवादों में भी रही हैं। और संटू गुप्ता है भैया यहाँ पे। ये खेल निराला हो गया है इटावा सदर का। संटू गुप्ता इटावा में राम गोपाल यादव के राइट हैंड कहे जाते हैं। वो चाहते थे उनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिले, अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, तो भाई साहब हाथी की सवारी करके ताल ठोक दी मैदान में। और संटू गुप्ता के चुनाव लड़ने से क्या हुआ, इनका असली नाम कुलदीप गुप्ता है, बता दूं। अब इन्होंने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। इस वजह से जो सरिता भदौरिया शुरुआत में पिछड़ती नजर आ रही थी, मैंने कहा ना कि उम्मीदवारों की वजह से भी खेल बनते और बिगड़ते हैं,
तो संटू गुप्ता की वजह से बताया जा रहा है कि सरिता भदौरिया की किस्मत के ताले खुल सकते हैं, यानी वो जीत सकती है। इटावा में दलित आबादी भी है, ब्राह्मण आबादी भी है, यहाँ पर करीब 55,000 तो ब्राह्मण वोटर हैं। कहा जा रहा है कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। तो ये हाल रहा। एक तीसरी सीट है इटावा की भरथना सुरक्षित सीट, और भरथना सुरक्षित के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ भी कांटे की टक्कर है और किसी के हाथ भी गेंद जा सकती है। तो ये रही इटावा की 3 विधानसभा सीटों का लेखा जोखा। अब चलते हैं कन्नौज, जहाँ इत्र को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। आपने नोटों की गड्डी देखी होगी, व्यापारियों के घरों से जो निकले। उसके बाद किसी ने कहा इत्र की दुर्गंध फैल रही है, किसी ने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि छापा मार रहे थे किसी और के यहाँ, अपने ही लोगों पे छापा पड़ गया। बहुत सारी कहानी हुई। यहाँ से सबसे हाई प्रोफाइल जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण, जिनके पिता श्री राम अरुण यूपी के डीजीपी भी रहे, एक बार नहीं 2 बार। वो कन्नौज सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताऊं कि कन्नौज में विधानसभा की 3 सीटें हैं। कन्नौज सदर जो सुरक्षित है, तिरुवा और छिबरामऊ। इसमें पिछली बार कन्नौज, जहां से अखिलेश यादव सांसद रहे, जहां से डिंपल यादव सांसद रही, डिंपल यादव पिछला लोकसभा चुनाव हार गई, सुब्रत पाठक बीजेपी के वहां जीते, और एक बहुत बड़ा उलटफेर था। मतलब डिंपल की हार तो अखिलेश यादव की हार मानी जाएगी, लोग ऐसा कहते भी हैं। बहुत बड़ा सेटबैक था। अब यहां पर क्या हुआ, 2017 के बीजेपी की लहर में यहां 2 सीटें तिरुवा और छिबरामऊ के बीजेपी के कोटे में चली गई, और कन्नौज सदर पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा। अब बीजेपी की छिबरामऊ से अर्चना पांडे विधायक थी। वो पहले योगी सरकार में मंत्री थी और बाद में उनको हटा दिया गया। पिछली बार क्या हुआ था कि यहां समाजवादी पार्टी की हार की 2-3 वजहें थी। पहला तो परिवार में जो कलह था। अब यहां शिवपाल यादव के भी समर्थक थे। शिवपाल यादव पार्टी से बाहर कर दिए गए, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। परिवार में कलह था, शिवपाल यादव के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के वोट ही काटे, और उस वजह से इस गढ़ में जो कहा जा रहा है वहां पर समाजवादी पार्टी को हार मिल गई थी। 2 सीटें उसे हारनी पड़ी थी। दूसरा एक और है, वहां जिलाध्यक्ष रहे नवाब सिंह यादव, और समाजवादी पार्टी के बड़े ताकतवर नेता है। वो चाहते थे उनको टिकट मिले, पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला, नाराज हो गए, उन्होंने भी काम लगा दिया समाजवादी पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी को। इस बार घर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। नवाब सिंह यादव की भी जो नाराज़गी थी उसको दूर कर दिया, अखिलेश यादव ने उन्हें अपना बना लिया। तो इस बार मामला थोड़ा दिलचस्प हो गया है। तो तिरुवा जो है वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अनिल पाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पाल, यादव और मुसलमान, इनके समर्थन से लगता है कि पाल जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है उनका पलड़ा भारी हो सकता है। बीजेपी ने यहाँ कैलाश राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाया, बीएसपी ने अजय वर्मा को। अजय वर्मा क्या है, पहले बीजेपी में थे, उस इलाके के ठीक ठाक नेता माने जाते हैं। वो चाह रहे थे बीजेपी से टिकट मिल जाए, नहीं मिला। बीजेपी ने अपने ही एमएलए कैलाश राजपूत को रिपीट कर दिया। तो अजय वर्मा की वजह से बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगती नजर आ रही है, और लोध वोटरों में भी बंटवारा हो गया है। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि तिरुवा में शायद समाजवादी पार्टी को थोड़ी बढ़त मिल गई है। कन्नौज सदर पर मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। अनिल दोहरे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो असीम अरुण के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। असीम अरुण ने धीरे धीरे करके अपना चुनाव आगे बढ़ाया। बड़ा मुश्किल सीट है असीम अरुण के लिए। पुलिस कमिश्नर से उन्होंने आईपीएस की सेवा से वीआरएस लेके बेचारे चुनाव लड़ने आए हैं, लेकिन मुकाबले को उन्होंने दिलचस्प बना दिया है। मतलब कहा जा रहा है कि वह मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है, कांटे की टक्कर है यहाँ पर। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को एडवांटेज है, कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को। यहाँ मुसलमान, यादव अच्छी संख्या में है, पर इसके अलावा भी दूसरी पिछड़ी जातियाँ हैं और एससी वोटर भी हैं। और अनिल दोहरे जो हैं वो जो है सुरक्षित सीट है, तो वो भी एससी कोटे के हैं। तो यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। देखिए क्या होता है नतीजे। कुछ कह पाना मेरे लिए फिलहाल मुश्किल है। झांसी चलते हैं। झांसी कभी समाजवादी पार्टी के लिए ठीक ठाक इलाका हुआ करता था, बीएसपी को भी यहाँ मजबूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन ये धीरे धीरे बीजेपी का गढ़ बन गया था। पिछली बार 4 सीटें थी, बीजेपी ने चारों सीटें जीत ली थी। यहाँ जो 4 सीटें हैं, झांसी सदर, गरौठा, मऊ रानीपुर और बबीना। अब आज के मतदान के बाद क्या तस्वीर उभरी है, चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। यहाँ झांसी को छोड़कर बाकी सीटों पर, मतलब झांसी सदर सीट को छोड़कर बाकी सीटों पर मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। यानी MY फैक्टर जो है समाजवादी पार्टी का, उसका M यहाँ झांसी सीट को छोड़कर गायब है। मतलब यादव यहाँ तो खूब हैं, लेकिन मुसलमान नहीं हैं।
तो आपको यादव के साथ और कौन सी जाति को जोड़ सकते हैं, तभी समाजवादी पार्टी की साइकिल चल सकती है। झांसी सदर पर रवि शर्मा जो बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं, उनकी जीत तय मानी जा रही है। 2 बार के विधायक हैं, कहा जा रहा है जीत रहे हैं। मऊ रानीपुर की सीट सुरक्षित सीट है, यहां से तिलक चंद्र अहिरवार, ये कभी बीएसपी के मंडल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। बीएसपी के बड़े नेता, जो 20-25 बड़े नेता होते थे, उनमें से एक थे। ये चले आए समाजवादी पार्टी में और ये जाटव बिरादरी के हैं और इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। यहाँ अपना दल की रश्मि आ रहे हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थे, ये कोरी बिरादरी से हैं, समाजवादी पार्टी से इनको टिकट नहीं मिला तो आ गई और यहाँ बीजेपी नहीं, अपना दल से वो लड़ रही हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एक तरीके से तिलक चंद्र अहिरवार को बढ़त की तरफ दिख रहा है मुकाबले में, यानी समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी सीट है झांसी में जहां से वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो लोगों ने बताया है उसके हिसाब से मैं आपको ये बात कह रहा हूं। बबीना में यशपाल यादव है, राज्यसभा सांसद रहे चंद्रपाल यादव, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके बेटे हैं ये चंद्रपाल यादव के, इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। राजीव सिंह यहाँ बीजेपी से वर्तमान विधायक हैं। ये अब यशपाल यादव भी यादव बिरादरी के हैं और राजीव सिंह भी यादव बिरादरी के हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जाटव वोट का कुछ ट्रांसफर बीजेपी के खाते में हुआ। यहाँ इस इलाके में खाद देरी से मिलना भी एक बड़ा मुद्दा रहा। मैंने आपको बताया ना कि जैसे मऊ रानीपुर जो सुरक्षित सीट है, वहाँ समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ बढ़त है, जीत भी सकते हैं तिलक चंद्र अहिरवार। बबीना भी एक ऐसी सीट है जहाँ कहा जा रहा है कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो झांसी में बीजेपी को मतलब पलड़ा पर अगर देखें तराजू की तरह अगर वोट के, तो थोड़ा सा भारी लग रहा है। ललितपुर पर चलते हैं। अब मैंने आपको चारों सीटें के बता दी, झांसी, गरौठा जहां से जवाहरलाल राजपूत हैं, बीजेपी विधायक को यहां बढ़त है जो बताया जा रहा है। अब चलते हैं ललितपुर, यहां 2 सीटें हैं, मेहरौनी और ललितपुर। पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में दोनों सीटें बीजेपी को मिली थी। यहां ना एक सीट पर यानी मेहरौनी सीट पर बीजेपी को बढ़त है, मन्नू लाल कोरी हैं यहां से, और ललितपुर पर कहा जा रहा है इसके बारे में कि समाजवादी पार्टी को बढ़त है। चलते हैं भैया कानपुर, और कानपुर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो दौर जब यहां बीजेपी को 55 विधानसभा सीटें, कभी उससे भी कम मिला करती थी, 47, उस जमाने में भी कानपुर बीजेपी का गढ़ रहा। यहां संघ का बहुत बड़ा नेटवर्क है कानपुर में, और कानपुर की कई सीटों पर कांग्रेस भी बड़ी मजबूत रही है। आप याद करिए, श्री प्रकाश जायसवाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होते थे, यहाँ से सांसद होते थे, और कानपुर में मतलब आज से नहीं, बीजेपी सालों से यहाँ बड़ी मजबूत रही है। अब यहाँ के जो दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं, हो सकता है किसी पार्टी को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन जो सच है, और सच मेरा नहीं, जो ग्राउंड से हमने पता किया लोगों से बातचीत करके, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कानपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं, दोनों हाथों में देखिए 5 इधर 5 इधर, विधानसभा की 10 सीटें हैं। बिल्हौर, बिठूर, कल्याणपुर, गोविंद नगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, कैंट, महाराजपुर, घाटमपुर, याद आ गए 10 सीटें। पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10 में से 7 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें सीसामऊ और आर्यनगर, और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी कैंट। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्हौर से। बिल्हौर से राहुल चरण सोनकर हैं, ये बीजेपी के हैं। ये कहा जा रहा है कि कांटे के मुकाबले में इनका पलड़ा भारी है। बिठूर में अभिजीत सांगा हैं, कभी कांग्रेस के होते थे यूथ लीडर, फिर बाद में बीजेपी में चले आए पिछली बार और जीत भी गए। और यहाँ से मुनिंद्र शुक्ला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि शुरुआत में अभिजीत सांगा कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है आज के मतदान के बाद, तो हल्की उनको इस कांटे के मुकाबले में थोड़ा सा उनका पलड़ा भारी है। अब क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूं। और एक बात और आपको बताऊं, इस बार इस इलाके में सामाजिक समीकरण को ठीक करने के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस के कानपुर देहात के जो पहले लोकसभा सांसद हुआ करते थे राजा रामपाल, उनको अपनी पार्टी में मिला लिया। और उससे उस इलाके में ना पाल समुदाय के लोग बहुत हैं, पाल बिरादरी के। तो ये हुआ कि इसके पीछे की वो बात थी कि पाल समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। इसका कुछ असर भी हुआ, कितना हुआ है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन मैं अभी आगे विस्तार से बताता हूँ। बिठूर की कहानी बताई। कल्याणपुर में नीलिमा कटियार हैं, कभी बीजेपी की बड़ी नेता होती थी प्रेमलता कटियार, उनकी बिटियां हैं ये नीलिमा कटियार, और ये बीजेपी के कोटे से बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं, विधायक भी हैं और ये मंत्री भी हैं। और उनके खिलाफ सतीश निगम जो पहले विधायक हुआ करते थे,
वो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। सतीश निगम जो हैं आजम खान के बड़े करीबी नेता माने जाते हैं और यहां बड़ी क्या है, कांटे की टक्कर है। गोविंद नगर सुरेंद्र नैथानी बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है। सीसामऊ इरफान सोलंकी को आपने कई बार देखा होगा, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बड़े विवादित चेहरे हैं, कई बार मारधाड़ करते हुए आपको दिखे होंगे, पुलिस वाले से भिड़ जाते हैं, अस्पताल वालों से भिड़ जाते हैं। उनका दावा ये है कि जो अपने लोगों के, अपने वोटरों के काम कराने में जो लोग अफसर बाधा बनते हैं उनके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद कर लेते हैं। दबंग किस्म के नेता हैं इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के। अब यहाँ मामला क्या हो गया कि एक और मजबूत मुस्लिम चेहरा यहाँ से मैदान में आ गया, सुहेल अंसारी कांग्रेस के। अब अगर सुहेल अंसारी को मुसलमानों का ठीक ठाक वोट मिल गया, चूंकि कानपुर यहां कांग्रेस के पुराने वोटर रहे हैं लोग, अगर मुसलमानों का ठीक ठाक वोट मिल गया तो समझिए कि इरफान सोलंकी का रास्ता विधानसभा पहुंचने का मुश्किल हो सकता है। सलील बिश्नोई यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वैश्य बिरादरी के हैं, तो उनकी किस्मत का ताला यहां खुल सकता है, यानी उनकी लॉटरी लग सकती है। आर्यनगर से पिछली बार अमिताभ वाजपेयी की जीत जब हुई थी तो लोग बड़े हैरान रह गए थे। बीजेपी के गढ़ वाले इलाके में समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी जीत गए थे। इस बार सुरेश अवस्थी ने बीजेपी से टिकट दिया और यह कहा जा रहा है कि उनका जो एक निकला था मामला, एक उनकी वायरल वीडियो जो उन्होंने सुंदरकांड के बारे में कहा था कि सुंदरकांड को अगर कोई सुंदर हो जाएगी, सुंदर महिला रहेगी तो कांड तो हो ही जाएगा, इस तरह के जो उनके बयान थे, तो ऐसा माना गया कि अमिताभ वाजपेयी ने, जो हिंदुओं के मन में बजरंगबली की आस्था है, बजरंगबली को लेकर उनका बड़ा मान सम्मान है, उनको लेकर सुंदरकांड को लेकर ऐसी बात कही रामचरितमानस के सुंदरकांड को, उससे एक ये माना जा रहा है कि इस इलाके में हिंदू वोटर एकजुट हो गए। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर अमिताभ वाजपेयी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, मतलब फंस सकती है उनकी साइकिल जो है। किदवई नगर में अजय कपूर कांग्रेस के हैं और महेश त्रिवेदी, मतलब यहाँ समाजवादी पार्टी कंटेस्ट में नहीं मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद महेश त्रिवेदी आगे निकल जाए। कैंट में सोहेल अख्तर अंसारी कांग्रेस के एमएलए हैं, वो फिर इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया। बीजेपी से रघुनंदन भदौरिया लड़ रहे हैं और हसन रूमी है समाजवादी पार्टी से। अब सोहेल अख्तर और हसन रूमी, अगर सोहेल अख्तर को भी वोट ठीक ठाक मिला, जैसा यहाँ पर है, जैसे मैंने कहा कई सीटों पर त्रिकोणात्मक चुनाव, यानी जब विपक्ष के वोटों में बंटवारा होता है तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। अब क्या हो रहा है कि जो लोग इस बार क्या है, समाजवादी पार्टी जो इतने कंटेस्ट में दिख रही है, मुकाबले में दिलचस्प हो रहा है, उसकी वजह यह है कि बाइपोलर चुनाव हो रहे हैं, मतलब बीएसपी उतनी मजबूती से चुनाव लड़ती नजर नहीं आ रही है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो कानपुर में कई सीटों पर त्रिकोणात्मक चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस की वजह से, और इस वजह से बीजेपी को ऑटोमेटिकली फायदा होता नजर दिख रहा है। और अगर कैंट से सोहेल अख्तर अंसारी को भी ठीक ठाक वोट मिल गए तो फिर रघुनंदन भदौरिया बीजेपी जो है उनके लिए कमल इलाके में खिल सकता। महाराजपुर में तो कोई चुनाव है नहीं, कहा जा रहा है कि सतीश महाना जो योगी सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी जीत तय है। घाटमपुर में जो है वहाँ अपना दल को मिला है और यहाँ कहा जा रहा है घाटमपुर में कि अपना दल को जो टिकट मिला है उसकी वजह से देखिए क्या होता है, मतलब कुछ यहाँ से क्लियर पिक्चर अभी हमारे सामने आई नहीं है, इसलिए कह पाना मुश्किल होगा। फर्रुखाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं और चारों सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीत ली थी। इस बार कहा जा रहा है कि जो 2 सीटें हैं, एक भोजपुर की और एक कायमगंज की, ये 2 सीटें हैं, यहां समाजवादी पार्टी मुकाबले में बीजेपी के आगे बढ़ती हुई नजर दिख रही है। फर्रुखाबाद में बीएसपी का भी ठीक ठाक वोटर है, मतलब कई सीटों पर एससी वोटर बहुत हैं, उसकी वजह से मुकाबला थोड़ा सा त्रिकोणात्मक हुआ। जहां उम्मीदवार मजबूत है उसको कुछ और बिरादरियों का भी वोट मिल जाता है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से बीजेपी को भी डैमेज हो रहा है। यहां लोध वोटर बहुत हैं, लोध और एससी वोटर बहुत हैं फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद में आपको बताऊं, कायमगंज और भोजपुर, यहां दोनों पे सपा को बढ़त लोग वहां के बता रहे हैं। दूसरी जो कहानी है एक सदर फर्रुखाबाद की है, जहां से ब्रह्मदत्त द्विवेदी यूपी में तब डिप्टी सीएम हुआ करते थे वो, और श्री प्रकाश शुक्ला एक डॉन होते थे, उन्होंने कल्याण सिंह को ही मारने की सुपारी ले ली थी उन्होंने, तो वो मामला बहुत चर्चित है। खैर उसकी चर्चा बाद में करेंगे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे हैं
मेजर सुनील द्विवेदी वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी को बढ़त है और अमृतपुर में भी बीजेपी को बढ़त है, ऐसा बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें 4 पर कहा जा रहा है, फिरोजाबाद की 4 सीटों पर कि कांटे के मुकाबले में बीजेपी आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये 4 सीटें हैं, सिरसागंज, फिरोजाबाद, टुंडला और शिकोहाबाद। सिरसागंज के लिए का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। ये वो सीट है जहाँ से मुलायम सिंह यादव के दूर के रिश्तेदार हरिओम यादव, और हरिओम यादव जो है वो शिवपाल यादव के बहुत करीबी माने जाते थे। हरिओम यादव के खिलाफ प्रचार करने गए थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा भी था कि इसको इतने वोटों से हरा दो कि इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने उनको वहाँ से टिकट दे दिया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो 4 सीटें हैं, सिरसागंज, फिरोजाबाद, टुंडला, शिकोहाबाद, कहा जा रहा है कि इसमें से बीजेपी का पलड़ा जो है थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है। और एक सीट जो है वो है जसराना, जहां समाजवादी पार्टी को लीड मिलती हुई दिख रही है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें इस पूरे बेल्ट की कहानी, तो जिस तरीके से बीजेपी को उतने बड़े, मतलब पहले दूसरे फेज के बाद अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि 100 सीटें हम पार कर गए हैं, बीजेपी साफ है। लेकिन तीसरे सीट राउंड में अगर आप देखें कुल मिलाकर, जहां बीजेपी ने पिछली बार बहुत भारी बढ़त बनाई थी, 59 में से 49 सीटें उसने जीत ली थी, 10 सीटें ही विपक्ष के खेमे में गई थी। कई सीटों पर कभी कहीं पर बीएसपी तो कहीं पर कांग्रेस, इनके मुकाबले में आ जाने से, विपक्ष के वोटों के बंटवारा होने की वजह से बीजेपी को उतना बड़ा नुकसान तो मुझे नहीं दिख रहा है, और समाजवादी पार्टी को उतनी बड़ी बढ़त भी मुझे नहीं दिख रही है। तो आज की तस्वीर जो, मतलब तीसरे राउंड की तस्वीर कुल मिलाकर यही रही है। अब मैंने कहा कि 10-12 कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं, 10-12, वहाँ कुछ भी हो सकता है, बहुत कम वोटों के अंतर से जीत हार हो सकती है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, ये जो 59 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से पिछली बार 30 विधानसभा सीटों पर ना 20,000 के वोटों के अंतर से भी अधिक से जीत हार हुई थी। और एक चीज और गौर करिएगा, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 40% था और समाजवादी पार्टी का 22%, यानी 18% के वोट शेयर का फर्क था। तो क्या बीजेपी का वोट शेयर उतना घट गया और समाजवादी पार्टी का इतना बढ़ गया? ये बड़ा मुश्किल काम है। तो कुल मिलाकर मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं, बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं है जैसा समाजवादी पार्टी का दावा है, और समाजवादी पार्टी को भी बहुत भारी बढ़त इसमें मिल गई है, ऐसा कह नहीं सकते। अब हालांकि वो जो कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं, वो अगर किसी एक पार्टी के खेम में चली गई पूरी की पूरी सीटें, जिनके बारे में मैंने कहा, तो कुछ भी हो सकते हैं नतीजे। वो अगर बीजेपी के खाते में चली गई तो बीजेपी की बम बम, अगर समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई तो उसकी साइकिल सर पर दौड़ने लगेगी। तो आज यूपी चुनाव में जब तीसरे राउंड में 59 सीटों के लिए वोट डाले गए, तो कुल मिलाकर यही रहा लेखा जोखा। फिर अगले राउंड में जब मतदान होगा तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे और नतीजों से पहले ही आपको उन नतीजों के संकेत, रुझान के बारे में बताएंगे। ये तो नहीं कह सकता कि मैं रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। एक चीज़ और यहाँ डिस्क्लेमर लगा दूं कि अगर कोई अंडर करेंट हो और नतीजों में, मेरे कहे हुए नतीजों में उलटफेर हो जाए, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। उसके लिए माफ़ी अभी से। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।